नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिनल फेलियर में। अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट रिनल फेलियर में जो मोस्ट प्रॉब्लम मैनेजमेंट में हीमोडायलिसिस, सॉरी डायलिसिस। देखिएगा डायलिसिस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायलिसिस क्लियर है? डायलिसिस एक प्रोसेस है, छोटी ए प्रोसेस बाय विच ए वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव फ्रॉम ब्लड, क्लियर है, एंड रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस आर इंसर्ट इन द ब्लड। यानी जो बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर निकालना, और जिन चीजों की बॉडी में कमी है वेस्ट प्रोडक्ट और पानी को बॉडी से बाहर निकालना, और जिन चीजों की कमी है बॉडी में इंसर्ट करना। यही किसका पर्पस है? डायलिसिस का। क्लियर है? डायलिसिस अगर बात करें, क्लियर है, डायलिसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन ARF। क्लियर है? जबकि टेम्पररी ट्रीटमेंट ऑफ CRF, क्योंकि जब तक पेशेंट को किडनी नहीं मिल जाती है तब तक अपन क्या करते हैं? डायलिसिस CRF में। CRF में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, केवल जान बचाने के लिए है। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है किसका? ARF का। ARF में आप 3, 4, 5 बार, जितनी बार रिक्वायर हो आप डायलिसिस करोगे तो किडनी वापस फंक्शन करना शुरू कर देती है। डायलिसिस जो होता है आपका वो 2 तरह का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से श्योर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। एक हीमोडायलिसिस और एक क्या? पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब हीम यानी ब्लड का, डायलिसिस यानी साफ करना, ब्लड को साफ करना, और दूसरा क्या? पेरिटोनियल कैविटी में कुछ डाल के ब्लड को साफ करना। हीमोडायलिसिस में डायरेक्ट ही अपन मशीन के द्वारा ब्लड को क्या करेंगे? साफ करेंगे। उस मशीन का नाम क्या है? हीमोडायलिसिस मशीन, जो आप मोस्ट प्रोबेबली ICU वगैरह में या डायलिसिस यूनिट में देखते हो। सबसे पहले बात करते हैं अपन बच्चों हीमोडायलिसिस की। किसकी? हीमोडायलिसिस की। या मोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत डीप टॉपिक है, अपन मोटा मोटा जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसको फोकस करेंगे अपन। देखिएगा हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस इट इज परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ ARF, जबकि टेम्परेरी ट्रीटमेंट है किसका? किसका? CRF का। क्लियर है? तो यूजेस देखिएगा कहाँ यूज होता है। एक तो ARF में, एक CRF में। इसके अलावा पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो तो फाइनल इलाज क्या है? क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? लिथियम टॉक्सिसिटी का भी फाइनल इलाज क्या? हीमोडायलिसिस। इसके अलावा डाई ओवरलोड हो गया तो भी डायलिसिस कर सकते हैं आप। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्ट इंडिकेटर ऑफ डायलिसिस इज हाइपरकैलेमिया। क्या है बच्चों? हाइपरकैलेमिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्ट इंडिकेटर क्या है डायलिसिस का? हाइपरकैलेमिया। चाहे ARF हो CRF हो, करो नहीं करो, अगर लेकिन पोटेशियम बढ़ रहा है आपको तो तुरंत क्या करना है? डायलिसिस। क्लियर है? एग्जैक्ट इंडिकेटर ऑफ डायलिसिस। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन इस तरह है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट या बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डायलिसिस। ऑप्शन में ARF, CRF, लिथियम टॉक्सिसिटी, हाइपरकैलेमिया, तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? हाइपरकैलेमिया को। पहला क्वेश्चन तो ये यूजेस। नेक्स्ट देखिएगा मेथड। क्या? मेथड की बात करते हैं अपन। डायलिसिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट, डायलिसिस जो स्पेशली हीमोडायलिसिस वो वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट प्रोबेबली किस मेथड पे काम करता है? डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायलिसिस किस मेथड पे काम करता है? मेनली डिफ्यूजन पे। हालांकि ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन मेथड भी यहाँ पे यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब अपना सब्सटेंसेस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। जबकि सोलवेंट का अपनी लो कंसंट्रेशन से, सॉरी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की मूवमेंट क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। क्लियर है? आई बात में। नेक्स्ट देखेगा फिल्ट्रेशन, हाई कैविटी से लो कैविटी की ओर मूवमेंट क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। तो मोस्ट कॉमनली डायलिसिस में कौन सा मेथड या प्रोसीजर यूज होता है? डिफ्यूजन मेथड पे काम करता है। डिफ्यूजन पे मेनली डायलिसिस काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा डायलिसिस का, देखिएगा किस तरह से डायलिसिस होता है। सिंपली बता रहा हूं। डायलिसिस के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड निकालते हैं बॉडी से। बाहर नहीं निकालेंगे, कनेक्शन, लाइव कनेक्शन करेंगे बॉडी में। क्लियर है? अब कनेक्शन करने के लिए आप या तो टेम्पररी क्या लगा दो? कैनुला। क्या लगा दो? टेम्पररी आप कैनुला लगा सकते हो भाई। कनेक्शन के लिए टेम्पररी क्या लगा सकते हो आप? या तो पेशेंट के लगा दो कैनुला, या आप बना सकते हो ग्राफ्ट, या क्या बना सकते हो? फिस्टुला। देखिएगा आरी बात में आजकल डायलिसिस के लिए टेम्पररी अगर डायलिसिस करना तो डबल ल्यूमन फोलिस कैथेटर। कौन सा कैथेटर?
डबल ल्यूमन फोलिस डायलिसिस कैथेटर या डबल ल्यूमन डायलिसिस कैथेटर, DLDC या DLFC यूज करते हैं। डबल ल्यूमन मतलब 2 ल्यूमन इस तरह से एक से कनेक्ट होता है। इसको मोस्ट कॉमनली सबसे बेस्ट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जुगुलार वेन में डालना। कौन सी वेन में डालना? जुगुलार में डाल सकते हो या किस में डाल सकते हो? सबक्लेवियन में। सबसे बढ़िया कैथेटर लगाने का तरीका लाइन है सबक्लेवियन लाइन, सबसे बेस्ट। या आप कहाँ यूज कर सकते हो? फीमोरल वेन में। सबक्लेवियन में क्या होता है? इन्फेक्शन होने के रिस्क ज्यादा है, जबकि फीमोरल वेन में क्या है, फीमोरल आर्टरी में क्या है, आपका इन्फेक्शन के रिस्क ज्यादा है। क्लियर है? या देखिएगा, या आप कर सकते हैं फिस्टुला बना सकते हैं, या आप क्या करा सकते हैं, ग्राफ्ट। फिस्टुला में या ग्राफ्ट में क्या करेंगे अपन, जैसे ये रेडियल आर्टरी है और ये ब्रेकियल वेन है। रेडियल आर्टरी को किससे जोड़ दिया आपने? ब्रेकियल वेन से, और यहाँ डायरेक्ट कैथेटर या फिस्टुला लगा सकते हैं, ताकि बार बार आपको न्यू कैथेटर डालने की जरूरत नहीं हो, तो आप फिस्टुला या ग्राफ्ट बना सकते हैं। फिस्टुला और ग्राफ्ट आप बना रहे हैं तो उसको क्या बनाने के बाद तुरंत डायलिसिस नहीं करना, उसको मेच्योर होने का समय देना है। फिस्टुला के लिए 6 वीक और ग्राफ्ट के लिए 2 वीक का, सॉरी फिस्टुला के लिए 2 वीक और ग्राफ्ट के लिए 6 वीक का समय लगता है मेच्योर होने में। क्लियर है? इसके अलावा जिस हाथ पे फिस्टुला या ग्राफ्ट बनाया उसको आपको असिस्ट करना है कि फिस्टुला और ग्राफ्ट प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर ऑस्कल्टेट ब्रूट और पेल्पेट थ्रिल, ऑस्कल्टेट मतलब जब आप स्टेथोस्कोप से सुनो तो ब्रूट यानी चिड़चिड़ की आवाज आए क्योंकि ब्लड इधर से उधर जा रहा है, या पेल्पेबल थ्रिल, पेल्पेबल या आप दबा के देखो तो कोई तरंग सी उठ रही है, तो इसका मतलब फिस्टुला सही कर रहा है, काम कर रहा है। क्लियर है? वरना अगर ऐसा नहीं है, ऑस्कल्टेट ब्रूट या पेल्पेबल थ्रिल नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, फिजिशियन को इन्फॉर्म करें आप। क्लियर है? इसके अलावा जिस साइड में कैथेटर फिस्टुला ग्राफ्ट लगाए उस साइड में ना तो कैलुला लगाए ना कभी भी बीपी ले उस साइड से। क्लियर है? इसके अलावा जिस साइड में फिस्टुला ग्राफ्ट लगाते हैं उस साइड में क्या होता है, अपन आर्टरी का ब्लड किसमें डायलेट कर देते हैं? वेन में। अब आर्टरी का ब्लड अपन वेन की तरफ डाइवर्ट करते हैं तो आगे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो इस ग्राफ्ट या फिस्टुला बनाने का एक साइड इफेक्ट होता है आर्टीरियल स्टील सिंड्रोम। आर्टरी स्टील सिंड्रोम का मतलब आर्टरी से ब्लड की चोरी हो रही है और कहाँ जा रहा है? वेन में। इसलिए आगे डिस्टल एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज कैसे हो जाएगी? साइनोस्ड हो जाएगी। तो ये चीजें भी आपको असिस्ट करनी है, ऐसा हो रहा तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब देखिएगा डायलिसिस कैसे काम करता है। देखिएगा, ये आपने रेडियल आर्टरी या वेन से आपने रेडियल आर्टरी और ब्रेकियल वेन से आपने रेडियल आर्टरी में एक पाइप जोड़ा, आपने आईवी ट्यूबिंग जोड़ी, डायलिसिस ट्यूबिंग जोड़ी। इस डायलिसिस ट्यूबिंग से रेडियल आर्टरी से अपन क्या ला रहे हैं? ब्लड। रेडियल आर्टरी से मशीन की तरफ क्या ले जा रहे हैं? ब्लड। ये ट्यूबिंग ब्लड मशीन लेके जाएगी, ये आपकी मशीन है डायलिसिस मशीन। ये आपका स्क्रीन है जिसपे आप सेटिंग कर सकते हो कितनी स्पीड पे डायलिसिस को चला रहा है, कितना फ्लूइड बाहर निकालना, जैसे एज ए कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन की तरह होती है। इसके अंदर ये डायलिसिस जो मशीन है, इसके यहाँ बीच के अंदर क्या होता है? एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर एक पहिए की तरह, इसके ऊपर से ये ट्यूबिंग गुजरती है। यहाँ पे एक एयर चेंबर होता है जो एक्स्ट्रा एयर है उसको ट्रैप करता है। इसके अलावा एक यहाँ पे एक पोर्टल एक्सेस होता है, तो कई बार आपको ट्यूबिंग में ड्रग वगैरह देनी है, ब्लड निकालना है, ब्लड इन्फ्यूज करना है, ब्लड चढ़ाना है, तो आप इससे डाल सकते हो। ये आपका क्या होता है? एयर एस्केपर होता है यहाँ पे। ये क्या होता है? स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर घूमता है, ये घूमता है तो ये ट्यूबिंग कंप्रेस होती है, इसकी वजह से ब्लड तेजी से बॉडी से निकल के किधर जाता है? मशीन की तरफ, डायलिसिस की तरफ जाता है। और इसकी स्पीड हो सकती है 300 किलोमीटर पर आवर की, यानी बॉडी से कितनी तेजी से ब्लड खींचा जा सकता है? 320 किलोमीटर पर आवर तक। हालांकि मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल डायमीटर जो डायलिसिस किए जाते हैं वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किए जाते हैं, इतना तेजी से ब्लड खींच सकती है स्पीडोमीटर। फिर ये ब्लड यहां से निकल के यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट एक आर्टिफिशियल किडनी लगी होती है। क्या लगी होती है? आर्टिफिशियल किडनी, जिसको अपन डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजर, या इसी को क्या बोलते हैं? या डायलासेट बोल सकते हैं, इसको डायलाइजर बोल सकते हैं, बेस्ट रहेगा डायलाइजर, या इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्लियर है? ये अराउंड 1000-1200 रुपए का इक्विपमेंट है, ट्यूब लाइक इक्विपमेंट है, ये कनेक्ट होता है। इसमें देखिएगा 3 चेंबर है। क्लियर है? 3 चेंबर। और ये जो चेंबर है, ये देखो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी मेम्ब्रेन है? देखो 3 चेंबर है, 1 और 3। इन चेंबर के बीच में देख रहे हो आप कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? यानी इसमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल एस्केप हो सकते हैं, पानी अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम बाहर हो सकता है, लेकिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया वगैरह
और पॉइजन ड्रग वगैरह आपकी इससे अंदर बाहर नहीं हो सकती। एक एलएस बैरियर है। और ये जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है किसकी बच्चों? डायलासेट की। ये जो डायलाइजर की है, डायलासेट की जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन है वो गोरेटेक्सी की या सिलिकॉन की बनी होती है, या तो सिलिकॉन की या गोरेटेक्सी की। गोरेटेक्सी एक सब्सटेंस होता है, बोवेन से बनाया जाता है, इसकी बनी होती है या सिलिकॉन की बनी होती है। क्लियर है? इसमें 3 चेंबर होते हैं। ये ब्लड यहां से आया है, ब्लड कहां चलाएगा? ब्लड जाएगा आपके मिडल चेंबर में। कौन से चेंबर में? ये आपका ब्लड आ रहा है, ये ब्लड यहां से आ रहा है और इस ब्लड को वापस ले जाने के लिए एक ट्यूबिंग होगी जो किस में कनेक्ट होगी? ब्रेकियल वेन में या फीमोरल वेन, जो भी आर्टरी वेन है जहां पे आपने ग्राफ्ट या फिस्टुला बना रखा है। तो अपन आर्टरी से तो ब्लड लाते हैं बॉडी में और वेन में वापस ब्लड को क्या करते हैं? ड्रेन। यानी ये ब्लड वापस बॉडी में जा रहा है और ये ब्लड आ रहा है किधर? मशीन की तरफ। अब देखिएगा ये मशीन है, बीच वाले चैम्बर में ब्लड आ रहा है। इस जो डायलेसर होता है इससे एक और ट्यूबिंग कनेक्ट होती है। इस ट्यूबिंग का कनेक्शन एक बाल्टी में रखे डायलासेट सॉल्यूशन से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किससे होता है इसका कनेक्शन? डायलेटेड सॉल्यूशन से। एक बाल्टी होती है या नॉर्मली बाल्टी होती है अपने पानी की, उस तरह की बाल्टी होती है। इसमें 10 लीटर पानी भरते हैं एवरेज अपन, और 10 लीटर पानी में 1 लीटर क्या मिलाते हैं? डायलासेट सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायलासेट सॉल्यूशन क्या होता है? ये डायलासिस सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे डिटर्जेंट का पाउडर आता है ना, उस तरह का एक पाउडर आता है 1 किलो का। इस डायलासेट सॉल्यूशन के अंदर जितना बॉडी में जैसे 135 से 145 मिलीकुलेंट पर लीटर क्या होता है? सोडियम। बॉडी में पोटेशियम कितना होता है? 3.5 से 5 मिलीकुलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम कितना होता है? 1.6 से 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मैग्नीशियम होता है। क्लियर है? कैल्शियम कितना? 8.6 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फॉस्फोरस कितना? 2.6 से 4.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। जितना बॉडी में लेवल होता है उतना लेवल किसमें होता है? इस 1 किलो पाउडर में। ये लगभग 250-300 रुपए का आर्टिफिशियल बना आता है, आर्टिफिशियल पाउडर आता है जो मार्केट में मिलता है मेडिकल की शॉप पे। ये 1 किलो सॉल्यूशन आपको किसमें मिला देना है? 10 लीटर पानी में। और 10 लीटर पानी में मिला के अच्छे से इसको हिला देना है। फिर हिलाने के बाद इसको रख देना है और इसमें एक ट्यूबिंग डाल के, मशीन की ट्यूबिंग डाल के इसको कनेक्ट किससे कर देते हैं? इस डायलाइजर से। क्लियर है? इस डायलाइजर का पानी चारों तरफ भर गया है इस डायलाइजर के, यानी ब्लड के जो सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन इनके दोनों तरफ ये डायलासेट सॉल्यूशन है। अब देखिएगा यहां से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आएगा किसमें जा रहा है? डायलाइजर मशीन में। किसमें जा रहा है? डायलाइजर के अंदर। डायलाइजर से वापस बॉडी में जा रहा है। यहां जो ब्लड आएगा, ये जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड में हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम मान लो 6 है। पोटेशियम कितना है? 6 मिलीकुलेंट पर लीटर। लेकिन ये जो डायलासेट सॉल्यूशन है इसमें मात्र पोटेशियम कितना है? 3.5, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है घोलने के बाद वो कितनी होती है? बॉडी के ब्लड के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। ये जो डायलासेट सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ब्लड कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे बॉडी में सोडियम 135 से 145 है, तो इन दोनों चैम्बर में, पहले और तीसरे चैम्बर में सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है? 135 से 145। पोटेशियम 3.5 है तो दोनों चैम्बर है, जबकि ब्लड वाले चैम्बर में कितना पोटेशियम है? 6। तो मतलब पोटेशियम ब्लड में ज्यादा है, बाहर डायलासेट सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है उसमें कम है, तो पोटेशियम ब्लड से निकल के किसमें जाएगा? डायलासेट सॉल्यूशन में। तो बताओ डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से अपने सब्सटेंसेस का किधर मूवमेंट होगा? नो कर, तो डिफ्यूजन होगा। क्लियर है? तो जो चीजें ब्लड में ज्यादा है, ब्लड में कौन ज्यादा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम ब्लड से निकल के कहां चला जाएगा? डायलासेट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्लियर है? कैल्शियम नेक्स्ट। इसके अलावा फॉस्फोरस ज्यादा है तो ब्लड से निकल के फॉस्फोरस कहां चला जाएगा? डायलासेट सॉल्यूशन में। क्लियर है? यूरिया ज्यादा है, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन सब होता है किसके अंदर? इस सॉल्यूशन में। यूरिया, जो बॉडी के अंदर जो चीजें होती है वो सब किसके अंदर होती है? ब्लड में जो चीजें होती है नॉर्मल लेवल, वो सभी डायलिसिस सॉल्यूशन में होती है। यूरिया यहां से ब्लड से निकल के बाहर जाएगा, क्रिएटिनिन ब्लड से निकल के बाहर जाएगा, आईबस में यूरिक एसिड ब्लड से बाहर निकलेगा। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ब्लड में पानी ज्यादा है तो पानी भी यहां से निकल के कहा जाएगा? बाहर जाएगा। जो ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब ब्लड से निकल के किसमें चलाएगी? डायलिसिस सॉल्यूशन में। और जो ब्लड में चीजें कम है, जैसे कैल्शियम ब्लड में मान लो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जबकि डायलिसिस में कितना? 8.6 से 10 है। तो जो चीजें ब्लड में ज्यादा है वो तो ब्लड से निकल के डायलिसिस सॉल्यूशन में चलाएगी, और जो डायलिसिस सॉल्यूशन में ज्यादा है वो डायलिसिस सॉल्यूशन से निकल के इसमें चला जाएगी ब्लड में। तो मान लो ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम डायलिसिस सॉल्यूशन से कहां चला जाएगा? ब्लड में। तो बताओ सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। फॉस्फोरस, इसके अलावा जो भी चीज ब्लड में कम है वो तो ब्लड में चले जाएगी, जो ब्लड में ज्यादा वो ब्लड से निकल के क्या जाएगी? बाहर। इस तरह से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है। पर इस डायलिसिस सॉल्यूशन में कौन कौन एक्सचेंज नहीं होते? एक तो आरबीसी इधर उधर नहीं होती है,
ना हीमोग्लोबिन इधर उधर होता है, ना तो हीमोग्लोबिन इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा। यानी डायलिसिस के दौरान हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आरबीसी, ना हीमोग्लोबिन, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट, ना प्लाज्मा प्रोटीन, और ना कोई बैक्टीरिया या वायरस इधर से उधर जाएगी। ध्यान रखना, कोई ड्रग, बैक्टीरिया, वायरस कोई भी इधर उधर एक्सचेंज नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? केवल जो वेस्ट प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलाइट है वो इधर उधर क्या होंगे, एक्सचेंज। क्लियर है? हमारी बात में इसके अलावा ग्लूकोज वगैरह आपका एक्सचेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पानी वगैरह एक्सचेंज हो सकता है। इसलिए इस डायलिसिस में डिफ्यूजन की प्रोसेस चलेगी, जो ब्लड में एक्स्ट्रा चीजें हैं वो तो निकल के वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाएंगे, और जिन चीजों की कमी वो निकल के क्या चले जाएगी, अंदर। पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, डेड पार्टिकल्स कभी भी एक्सचेंज नहीं होंगे। इसलिए सेप्टिसीमिया के मरीज में डायलिसिस का कोई फायदा नहीं होता है, वरना सेप्टिसीमिया को डायलिसिस करके ठीक नहीं कर सकते थे क्या? समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये थी छोटी छोटी बातें और डायलिसिस। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो मोस्ट प्रॉब्लम आता है, डायलिसिस के दौरान मोस्ट कॉमनली कौन से ड्रग यूज लेते हैं? तो अपन इस क्लोटिंग को रोकने के लिए कौन से ड्रग यूज लेते हैं? हिपेरिन। कौन सी? हिपेरिन। कि डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर या डायलिसिस के दौरान कौन से ड्रग का यूज किया जाता? तो मोस्ट प्रोबेबली फेमस क्वेश्चन है किसका? हिपेरिन का। अरे कोई डाउट है? किसका यूज करते हैं अपन? हिपेरिन का। किसके दौरान? डायलिसिस के दौरान, ताकि ब्लड क्लोट ना हो। क्लियर है? आई वास्तव में एवरेज जो डायलिसिस होता है मिनिमम 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम 4 से 6 घंटे का होता है। मैक्सिमम 6 घंटे से ज्यादा डायलिसिस नहीं कर सकते और कम से कम 3 घंटे में डायलिसिस किया जाता है प्रैक्टिकली। क्लियर है? ये थी छोटी छोटी बातें और क्या आपका डायलिसिस। क्लियर है? आरी बात में क्लियर है? इसके अलावा आप डायलिसिस कर रहे हो तो कई बार क्या मशीन बंद हो जाती है, तो कंटिन्यू मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि डायलिसिस के दौरान मशीन बंद हो जाती है तो क्या हो जाती है, बबल एयर आ जाती है, इसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म होकर पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए आपको कंटिन्यू डायलिसिस को बिना लापरवाही आपको क्या करना है, पेशेंट को मॉनिटर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट, डायलिसिस के वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन। क्या चीज? कॉम्प्लिकेशन। देखिएगा यहां से श्योर क्वेश्चन बनता है। अब पेशेंट को तुम डायलिसिस कर रहे हो, तुमने फिस्टुला या ग्राफ बना के पेशेंट का क्या निकाला, ब्लड। अब ब्लड निकाला तो लगभग 300 से 400 ml ब्लड निकल के कहाँ चला जाता है, आपके किसमें, ट्यूबिंग में और डायलाइजर के अंदर ही कलेक्ट हो जाता है। ऑलरेडी पेशेंट को एनीमिया और उसके भी 300-400 ml मशीन के अंदर चला गया। क्लियर है? तो बताओ एकदम पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा कि नहीं होगा? तो अर्ली जो साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, हाइपोटेंशन। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो अर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली कॉम्प्लिकेशन इज हाइपोटेंशन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? आई बात में इसके अलावा सेप्टिसीमिया हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे पेशेंट को कई बार डायलिसिस करते हो तो दूसरे इन्फेक्शन लग सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है और HIV हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, किसका? इसका डायलिसिस का। तो अर्ली तो था हाइपोटेंशन। और यूं पूछे कि डायलिसिस के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा इन्फेक्शन होता है डायलिसिस में, तो चाहे पेशेंट हो चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, दोनों को मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डायलिसिस वाले मरीज में कौन सा इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, हेपेटाइटिस बी। ध्यान रखना, डायलिसिस की बात कर रहा हूं मैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा हूं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले पेशेंट को तो हेपेटाइटिस सी होता है। यहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूज थोड़ी कर रहे हैं अपन, तो क्या कर रहे हैं, डायलिसिस, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, गंदगी को हटा रहे हैं। क्लियर है? तो यहां पे आप डायलिसिस वाले पेशेंट को मोस्ट कॉमन जो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन होता है वो हेपेटाइटिस बी। आरी बात में। और हेल्थ केयर वर्कर लाइक डॉक्टर और नर्सेज या टेक्नीशियन जो डायलिसिस कर रहा है उनको भी सबसे ज्यादा डायलिसिस के दौरान कौन सा इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस बी। इसलिए डायलिसिस नर्सेज को कौन से वैक्सीन लगाई जाती है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन लगाए जाते हैं। आरी बात में। नेक्स्ट, इसका एक और कॉम्प्लिकेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए क्या? सोचिएगा, डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा सिंड्रोम, डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। देखिएगा डिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम होता क्या है, देखिएगा, रैपिड विड्रॉल ऑफ ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट कंपेयर टू ब्रेन।
So fluid is migrate from blood to brain, result in cerebral edema एंड इंक्रीज आईसीपी। ऐसे सिम्टम आएंगे, क्या कहलाता है? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? हाइपोटेंशन अर्ली। और मोस्ट इन्फेक्शन कौन सा होता है? हेल्थ वेयर केयर और पेशेंट दोनों में हेपेटाइटिस बी। और यू पूछे कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट लेट, यानी सबसे ज्यादा और सबसे लेट कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है? तो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? जैसे तुम डायलिसिस कर रहे हो, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट पड़ रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हो तो एकदम वेस्ट प्रोडक्ट तो सारे निकल जाएंगे, लेकिन कंपेयर टू ब्लड से तो वेस्ट प्रोडक्ट आपके फास्ट निकलेंगे, लेकिन ब्रेन के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट बने हुए सीआरएफ की वजह से वो निकल नहीं पाएंगे। तो ब्रेन का ब्लड तो गाढ़ा और आपका जो बॉडी का ब्लड है वो कैसे हो जाएगा? पतला। तो यहां से पानी मूव होके किधर चला जाएगा? डिफ्यूजन होगा, और पानी ब्लड से कहां से निकल के कहां घुसेगा? ब्रेन में। तो ब्रेन के अंदर क्या होगा? फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या होगा? सेरेब्रल ओडिमा होगा। सेरेब्रल ओडिमा होगा तो आईसीपी बढ़ेगी, आईसीपी बढ़ेगी तो कौन सा सिंड्रोम कहलाता है? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में क्या साइन सिम्टम आएंगे? इंक्रीज आईसीपी होगी, सेरेब्रल ओडिमा होगा, और सेरेब्रल आईसीपी बढ़ेगी तो नोजिया और वोमिटिंग होंगे कि नहीं होंगे? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, इरिटेशन होगा, हेडेक होगा, ऐसे सिम्टम आएंगे। बीपी में हाइपरटेंशन हो जाएगा, ऐसे सिम्टम आएंगे। वोमिटिंग होगी, किसकी वजह से? डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम की वजह से। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन और लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? लेट भी पूछे तो यही और कॉमन भी पूछे तो यही। अर्ली पूछे तो हाइपोटेंशन और इन्फेक्शन पूछे तो हेपेटाइटिस बी। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, डायलिसिस के दौरान एक और कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? एयर एम्बोलिज्म। अरे क्या हो सकता है? एयर एम्बोलिज्म। कई बार ट्यूबिंग के अंदर क्या आ जाती है? एयर, अगर मशीन बंद हो जाए या ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, एयर एम्बोलिज्म है, तो पेशेंट को कौन सी देनी है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। अरे कौन सी देनी है पेशेंट को? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। क्लियर है? और अगर एयर एम्बोलिज्म है तो नर्स का पहला रोल क्या है? स्टॉप द डायलिसिस। सबसे पहले नर्स का क्या रोल है? अगर आप हीमोडायलिसिस कर रहे हो और उसके दौरान आपका एयर एम्बोलिज्म बन गया तो नर्स का पहला रोल है स्टॉप द डायलिसिस। दूसरा रोल है पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है ताकि एयर ट्रैप हो जाए राइट एट्रियम में, आगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो। क्लियर है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है। क्लियर है? तीसरा, फिर उसके बाद पेशेंट को देनी है ऑक्सीजन। और चौथा रोल है इन्फॉर्म द फिजिशियन। फिजिशियन को आराम से इन्फॉर्म कर सकते हैं, पहले पेशेंट को मैनेज करें। तो फिजिशियन को आप इन्फॉर्म करने जाओगे तब तक अगर एयर एम्बोलिज्म होगी, एयर एम्बोलिज्म सडन पेशेंट की क्या होगी? डेथ। एयर एम्बोलिज्म अगर होता है तो सिम्टम क्या आता है? सडन सीवियर चेस्ट पेन एंड ब्रेडिकार्डिया। दीज आर द अर्ली सिम्टम ऑफ एयर एम्बोलिज्म। तो तुरंत आपको इस केस में आपको मैनेज करना है। अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है, और फाइनली क्या देते हैं? हाइपरबेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन देते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? एयर एम्बोलिज्म को डिजोल्व कर देती है। और अगर इससे भी डिजोल्व नहीं हो रहा तो अपन क्या करते हैं? एम्बेलेक्टोमी, यस, एयर एम्बोलिज्म को कैथेटर डाल के रिमूव करते हैं। ये जनरल मैनेजमेंट है, आप फंडामेंटल में पढ़ोगे इसके बारे में। और ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें। और कॉम्प्लिकेशन किसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसका कॉम्प्लिकेशन है ये? हीमोडायलिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। कहां आपको हीमोडायलिसिस नहीं करना है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस देखिएगा, एग्जैक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज सेप्टिसीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। अगर पेशेंट को हीमोडायलिसिस, अगर सेप्टिसीमिया है तो हीमोडायलिसिस स्ट्रिक्टली नहीं करना। क्यों? क्योंकि सेप्टिसीमिया में पहले ही हाइपरटेंशन होता है वेसोडायलेशन से, और अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हीमोडायलिसिस का? सेप्टिसीमिया। और हाइपरटेंशन होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए सेप्टिसीमिया में स्ट्रिक्टली डायलिसिस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट। इसके अलावा किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है या किसी पेशेंट को एनीमिया है तो भी आपको क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एनीमिया और कार्डियक प्रॉब्लम को ठीक करना और फिर आपको क्या करना है? डायलिसिस करना। वरना ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रा, हालांकि कार्डियक प्रॉब्लम वाले पेशेंट को ड्रग देके और एनीमिया को ब्लड देके अपन डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन सेप्टिसीमिया में तो स्ट्रिक्टली क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, अपन बात करें डायलिसिस
ये पहला टॉपिक पढ़ा अपन ने हीमोडायलिसिस। दूसरा पढ़ेंगे अपन पेरिटोनियल डायलिसिस। कौन सा डायलिसिस बच्चों? पेरिटोनियल डायलिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिटोनियल डायलिसिस अगर अपन यहाँ बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? दिस इज यूज्ड इन एआरएफ, नॉट यूज्ड इन सीआरएफ। सीआरएफ में कोई काम नहीं है पेरिटोनियल डायलिसिस। एआरएफ में टेम्परेरी ट्रीटमेंट, और इसको बोलते हैं गरीबों का डायलिसिस। जो लोग पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि हीमोडायलिसिस बहुत महंगा पड़ता है, एक बार में 5,000 का खर्चा आता है, पेशेंट की जेब खाली हो जाती है, हर तीसरे दिन डायलिसिस कराना पड़ता है। तो जो गरीब पेशेंट है उनके लिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस। हालांकि कोई भी कर सकता है, क्लियर है? एआरएफ का टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसमें क्या करते हैं? सेम ये भी पेरिटोनियल डायलिसिस वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, मोस्ट कॉमन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन में काम करता है। इसमें क्या करते हैं अपन? डायलिसिस के लिए आपकी स्टोमक के अंदर जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। क्लियर है? जो कि सबसे बड़ी मेम्ब्रेन होती है बॉडी की, लार्जेस्ट मेम्ब्रेन कौन होती है? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। उसका यूज करते हैं। और आपको पता है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है? सेमी परमिएबल। तो और फायदे का सौदा हो गया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके चारों तरफ क्या होती है? कैपिलरी की सप्लाई होती है। और कैपिलरी भी किस लेयर की होती है? सिंगल लेयर की। अपन पेरिटोनियल डायलिसिस करने के लिए क्या, आजकल मार्केट में रेडीमेड पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड आता है, 1 लीटर 2 लीटर। क्लियर है? अपन क्या करेंगे? अम्बिलिकस के नीचे ओपनिंग बनाएंगे, और ओपनिंग बना के यहाँ पे क्या करेंगे? टेफ्लॉन या गोरेटॉक्सी स्टेनलेस स्टील का एक टेफ्लॉन का क्या करेंगे? कैथेटर फिक्स कर देंगे। क्लियर है? अम्बिलिकस के नीचे क्या करेंगे? पेरिटोनियम तक जाने के लिए कैथेटर ला देंगे और उसको शूचर कर देंगे। क्या कर देंगे? शूचर कर देंगे। ये आपने इसको शूचर कर दिया। क्लियर है? अब क्या लेंगे अपन? डायलिसिस सॉल्यूशन। क्या लेंगे? डायलिसिस सॉल्यूशन लिया, 1 या 2 लीटर, मैक्सिमम 1 या 2 लीटर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड प्रोसेस। इस डायलिसिस कैथेटर को ट्यूबिंग के द्वारा किसमें इंसर्ट करेंगे अपन? किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट, किसके अंदर? अरे किसमें कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैथेटर डाला, उसके थ्रू डायरेक्ट किस कैविटी में इंसर्ट करोगे इस पेरिटोनियल फ्लूइड को? इस फ्लूइड का नाम क्या है? पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड, जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है। इसकी भी क्या खासियत है? जैसे डायलिसिस सॉल्यूशन था वैसे ही इसके अंदर भी सोडियम 135 से 145, पोटेशियम 3.5 से 5, कैल्शियम 8.6 से 10, फॉस्फोरस 2.6 से 7, 4.7। जो बॉडी में चीजें, यूरिया जितना 8 से 25 है, क्रेटिनिन 0.6 उतना लेवल ही इसी के अंदर है, जो ब्लड के अंदर लेवल है। क्लियर है? ये पेरिटोनियल फ्लूइड, आप ये पेरिटोनियल फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में क्या करोगे? इंसर्ट, और इंसर्ट करके इसको क्या कर दोगे? बंद। क्लियर है? तो पहली बात तो कितना फ्लूइड इंसर्ट करते हैं? तो 1 से 2 लीटर से ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है। इंसर्ट करने में समय लगता है लगभग 10 से 20 मिनट। कितना? 10 से 20 मिनट। और फ्लूइड इंसर्ट करते समय ध्यान रखना, फ्लूइड का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फ्लूइड का टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? बॉडी के। क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत ज्यादा गर्म हुआ और आप इस ठंडे या गर्म को आपको पेरिटोनियल कैविटी में डाला, तो बताओ एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगी कि नहीं होगी? एब्डोमिनल पेन होगा। तो एक क्वेश्चन आ चुका है कि अगर पेशेंट को अपन पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हैं पेरिटोनियल कैविटी में और पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही, तो नर्स का क्या रोल है? स्टॉप द फ्लूइड इन्फ्यूजन। फ्लूइड इन्फ्यूजन को आपको तुरंत क्या करना है? स्टॉप करना है और वेट फॉर सिम्टम सबसाइड, और जब तक रोक के रखना जब तक कि दर्द दूर नहीं हो जाए। फिर बाद में वापस डिस्लो इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर, यानी 36 डिग्री पे होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ताकि एब्डोमिनल क्रैम्पिंग नहीं हो। फ्लूइड को इंसर्ट करने में कितना समय लगता है? 10 से 20 मिनट। अरे कितना मिनट है? इंसर्ट टाइम कितना होता है? यानी डालने में एकदम नहीं डालना, धीरे धीरे डालना 10 से 20 मिनट में। फिर डालने के बाद 1 से 2 लीटर फ्लूइड डाला आपने अकॉर्डिंग टू फिजिशियन प्रिस्क्राइब। डालने के बाद इसको कितनी देर रखना है? इसे बोलते हैं इंडुअल टाइम। कौन सा टाइम? इंडुअल टाइम। और वेरी इंपॉर्टेंट, इंडुअल टाइम होता है 30 मिनट से लेके 8 आवर्स तक, मिनिमम 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 आवर्स। और इससे पेशेंट को जो लाइफ स्टाइल है या दैनिक दिनचर्या है, रोजगार प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि कैथेटर लगा, तुमने क्या किया? 10 से 20 मिनट में डाल दिया, टेम्परेचर पे बंद कर दिया, पेशेंट अपने काम पे जा सकता है। पेशेंट डॉक्टर कहे तो 30 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक अंदर रख सकता है। फिर जैसे समय पूरा हुआ क्या होगा? जैसे ही ये डायलिसिस सॉल्यूशन अंदर जाएगा, इस डायलिसिस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मिनरल और हाई अमाउंट में क्या होता है? थोड़ा ग्लूकोज, थोड़ा इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। जैसे ही ये सॉल्यूशन अंदर रहेगा, यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कौन है? कैपिलरी। तो कैपिलरी और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में ब्लड का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे सोडियम ब्लड में अंदर कम है और
बाहर सॉल्यूशन में जाता तो सोडियम ब्लड में चला जाएगा, पोटेशियम ब्लड से बाहर आ जाएगा, कैल्शियम कम है ब्लड में तो पेरिटोनियल फ्लूइड से कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्लड में। आई पास में यूरिया यूरिक एसिड ज्यादा तो बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, अंदर। ग्लूकोज को मिलाते हैं ताकि इसकी ऑस्मोलिटी या कंसंट्रेशन ज्यादा हो, डिफ्यूजन अच्छे से हो। तो पेशेंट में, और वैसे भी रीनल फेलियर के पेशेंट में ग्लूकोज की क्या है, कमी है, इसीलिए आपको क्या मिलाना पड़ता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मिलाओगे, ये मिलाओगे तो फाइनली जैसे हीमोडायलिसिस में एक्सचेंज हुआ था डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा, वैसे चीजों का क्या होगा, आदान प्रदान। 7-8 घंटे में चीजें क्या होगी, एक्सचेंज, एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में वो निकल के बाहर आ जाएंगे, और बॉडी में जिन चीजों की कमी है वो इस पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड से निकल के किसमें चले जाएगी, ब्लड में। क्लियर है। इस तरह से आपके वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, एक्सचेंज, और ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा एक्सचेंज नहीं होता है। क्लियर है। फिर इस फ्लूइड को 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक निकल रखना है, और फिर बाद में क्या करना है, आपको इसको एम्प्टी कर देना है। बाद में इसको क्या कर देना, एम्प्टी कर देना है। आपने क्या लगा रखा, कैथेटर का मुंह ओपन किया स्टेराइल टेक्निक से, और आप इसको क्या कर दो, एम्प्टी कर दो। क्लियर है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये डायलिसिस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। अब आप जब देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड को आप एम्प्टी कर रहे हो तो आपको आउटफ्लो का कलर देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेरिटोनियल फ्लूइड डाला, डायलिसिस फ्लूइड डाला, जब वो उसको बाहर निकाल रहे हो तो उसका कलर देखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, नॉर्मल जो होता है, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्लियर, या जो फ्लूइड आता है वो कलरलेस, मतलब जैसे तुमने क्लियर एकदम साफ सुथरा फ्लूइड डाला, जैसा को वैसे साफ सुथरा फ्लूइड बाहर आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये कैसा आ रहा है, क्लाउडी, आउटफ्लो कैसा है, क्लाउडी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसका इंडिकेशन है, पेरिटोनाइटिस का। यानी आपके पेरिटोनियल कैविटी में अनस्टेराइल टेक्निक से डाला तो इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, इन्फेक्शन। तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें ताकि एंटीबायोटिक शुरू की जा सके, वरना दूसरे इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो क्लाउडी किस में देखने को मिलता है, पेरिटोनियल में या कोई इन्फेक्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट, ब्राइट रेड किसको बताता है, किसको बताता है, फ्रेश ब्लीडिंग को। अगर ये फ्लूइड, अगर मान लो कई बार क्या होता है, पेरिटोनाइटिस करते हैं तो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन रप्चर हो जाते हैं, ब्लैडर रप्चर हो जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, ब्राइट रेड ब्लीडिंग आती है। क्या आती है, ब्राइट रेड। ब्राइट रेड ब्लीडिंग आ रही है तो फ्रेश हिमेचूरिया, फ्रेश ब्लीडिंग को दर्शा रहा, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, यूएसजी वगैरह करा के देखिए। क्लियर है। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आप डायलिसिस करते हो, पेरिटोनियल डायलिसिस, उस समय पहली बार आउटफ्लो का कलर कैसा आ सकता है, थोड़ा डार्क रेड। वाई, बिकॉज तुमने क्या डाला था, कैथेटर, और कैथेटर डाला तो अंदर ब्लीडिंग हुई, ब्लड कहाँ कलेक्ट हो गया, पेरिटोनियल कैविटी में, तो वो तो बाहर आएगा ना। तो 1-2 बार तो आपका हल्का रेड कलर का आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा रेड आए, फ्रेश रेड आए, बहुत ज्यादा ब्लड हो अगर पेरिटोनियल फ्लूइड में, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर येलो आउटफ्लो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो डाला था क्लियर और कलरलेस, अगर येलो कलर का पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड बाहर आ रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसको दर्शाता है, ब्लैडर रप्चर को, कि आपका यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो गया, और रप्चर होने की वजह से यूरिन किसमें मिल गया है, पेरिटोनियल कैविटी में। तो इसको भी आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और अगर कैसा आ रहा है, ब्राउन येलो फीकल स्टेल, तो इसका मतलब है इंटेस्टाइनल रप्चर का। किसका इंडिकेशन है कि लार्ज इंटेस्टाइन रप्चर हो गई है, बाउल रप्चर हो गया, बाउल रप्चर हो गया तो फीकल मटेरियल किसमें मिक्स हो गया, पेरिटोनियल कैविटी में या पेरिटोनियल फ्लूइड में। तो जो फ्लूइड आएगा वो कैसा आएगा, फीकल स्टेन या ब्राउन कलर का आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। इसका मतलब क्या होगा, बाउल रप्चर हो गई है। क्या रप्चर हो गई है, बाउल। येलो आ रहा तो ब्लड रप्चर है, ब्राइट रेड है तो फ्रेश ब्लीडिंग को बता रहा है, और क्लाउडी है तो किसको बता रहा है, पेरिटोनाइटिस को। तो आपको फ्लूइड का कलर भी असेस करना है, अकॉर्डिंग टू आपको एक्शन लेना है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेशन, पेरिटोनियल डायलिसिस एआरएफ में कर सकते हैं, हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में कर सकते हैं। क्लियर है। लिथियम टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, केवल एआरएफ में मोस्ट कॉमनली करते हो, या हाइपरकैलेमिया में कर सकते हैं इंडिकेशन। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसके साइड इफेक्ट देख लो आप, साइड इफेक्ट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। और देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज पेरिटोनाइटिस। ये लाख रुपए का क्वेश्चन है एकदम। मोस्ट कॉमन
साइड इफेक्ट क्या होता है? पेरिटोनाइटिस। यानी 100 मरीज को तुम पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो तो 50 मरीजों को क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। मोस्ट कॉमन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। अब पेरिटोनाइटिस हो गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पेरिटोनाइटिस, और इसका अर्ली सिम्टम होता है एब्डोमिनल क्रैम्प। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी पेशेंट को तुम पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, फ्लूइड डालते समय क्रैम्प हो रहा है तो इसका मतलब तो गर्म ठंडा होने की वजह से हो सकता है, लेकिन डाल दिया 3-4 घंटे बाद या खाली करने के बाद एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहा है या एब्डोमिनल पेन हो रहा है, दीज आर द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ये तो हजारों बार आ चुके हैं कि मोस्ट कॉमन पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है? पेरिटोनाइटिस। और पेरिटोनाइटिस का अर्ली सिम्टम कौन सा होता है? कौन? एब्डोमिनल क्रैम्प या एब्डोमिनल पेन। इसके अलावा फीवर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हमारी बात में क्लियर है। और एसाइट्स हो सकता है पेशेंट को। क्या हो सकता है? पेरिटोनाइटिस की वजह से एसाइट्स हो सकता है, रप्चर होंगे। दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो गया एसाइट्स। क्या हो गया? एसाइट्स। तीसरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अरे फ्लूइड डाला तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और चौथा क्या हो सकता है? बाउल या ब्लैडर रप्चर। इसके साइड इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में एग्जैक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोले तो पेरिटोनाइटिस। क्यों? देखो इसका मेन साइड पे क्या है? पेरिटोनाइटिस। और पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है तो क्या अपन डायलिसिस कर सकते हैं क्या? और बड़ी बीमारी बढ़ेगी, एसाइट्स हो जाएगा, रप्चर हो जाएंगे, क्लियर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे, ब्लैडर बाउल रप्चर हो जाएंगे। इसलिए पेरिटोनाइटिस में स्ट्रिक्टली क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है किसी की, कौन सी सर्जरी? प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी है, किसी पेशेंट की प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई तो बताओ, सर्जरी हुई तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन तो कट गई थी ना सर्जरी के दौरान, अब उसमें फ्लूइड डालेंगे तो वो लीक होकर एसाइट कर देगा, तो भी आपको नहीं करना है। क्लियर है? क्लियर है? और या फिर एब्डोमिनल रप्चर के केस में या बाउल या ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन के केस में आपको पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें और क्या पेरिटोनियल डायलिसिस। और अपने मेन क्वेश्चन पे क्या किया? फोकस किया। आप देखिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, आपको पिन पॉइंटिंग करनी है, हर चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। क्लासिकल सिम्टम क्या है, अर्ली क्या है, लेट क्या है, मतलब मेन क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा सिलेक्शन लेना। तो स्मार्ट स्टडी ज्यादा नहीं पढ़ना, केवल काम की चीजें पढ़ना सिलेक्शन लेने के लिए। और हर एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन फिक्स आते हैं, उन्हीं पे अच्छे से फोकस करें सिलेक्शन के लिए। अपन क्या बात कर रहे थे बच्चों? अपन बात कर रहे थे रीनल फेलियर की। अपन ने पहले कारण पढ़ा, टाइप पढ़ा, साइन सिम्टम पढ़े, क्लिनिकल मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट में अपन पढ़ रहे हैं एआरएफ का मैनेजमेंट, जिसमें डायलिसिस में हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सीआरएफ, और सीआरएफ का परमानेंट इलाज क्या है? रीनल ट्रांसप्लांट। तो नेक्स्ट देखिएगा, किडनी फेलियर के अंदर लास्ट टॉपिक है आपका रीनल फेलियर में क्या? रीनल ट्रांसप्लांट। क्या है बच्चों? रीनल ट्रांसप्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या किडनी ट्रांसप्लांट बोल सकते हैं आप इसको। ये लास्ट टॉपिक है आपका रीनल फेलियर के मैनेजमेंट का। क्लियर है? लिखिएगा, इसमें क्या कर सकते हैं अपन? इट इज परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ सीआरएफ। क्रोनिक रीनल फेलियर का परमानेंट इलाज क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट। आरी बात नहीं? क्लियर है? और एम्स दिल्ली में वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम करवाता है, कौन करवाता है? ऑर्बो डिपार्टमेंट। ऑर्बो की फुल फॉर्म है ऑर्गन रिट्राइवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? मैंने भी यहाँ पे काम किया है। क्लियर है? मुझे भी इसका थोड़ा बहुत अनुभव है इस डिपार्टमेंट में काम करने का। ऑर्बो डिपार्टमेंट, ऑर्गन रिट्राइवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? जैसे आपने देखा होगा, कोई पेशेंट कैटेवर डोनर है, डेथ हो जाती है, ब्रेन डोनेट हो जाती है, तो उन लोगों को जागरूक करता है कि भाई आप ऑर्गन डोनेट करो ताकि किसी की जिंदगी बचाई जा सके। क्लियर है? इसके अलावा जैसे जयपुर में किसी को आपके किडनी की जरूरत है, 2 घंटे में यहाँ से निकाल के किडनी वहां देनी है, तो आप ग्रीन कॉरिडोर सड़कें खाली कराते हो, एयरप्लेन से ले जाते हो, ये सारा काम करना, सड़कें खाली करवाना, ग्रीन कॉरिडोर बनाना, ऑर्गन को पहुंचाना, ब्लड सप्लाई बनना, क्रॉस मैचिंग करना, लोगों को जागरूक करना, किस डिपार्टमेंट का काम है? ऑर्बो का, एम्स दिल्ली में।
ऑर्गन रिट्राइवल एंड बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम का डिपार्टमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले अपन प्री डायग्नोसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? प्री डायग्नोसिस में क्या क्या करोगे, मतलब क्या क्या क्रॉस मैच करोगे, किसका, बोथ डोनर और रिसिपिएंट का क्या करोगे? एक तो ब्लड ग्रुप, एक तो क्या चेक करोगे बच्चों, ब्लड ग्रुप ए बी ओ जो भी है। दूसरा RH इनकम्पेटेबिलिटी, RH कंपेटेबिलिटी मैच करोगे नहीं करोगे, कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, तो ये क्रॉस मैचिंग करोगे। इसके अलावा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की क्रॉस मैचिंग करते हैं। ल्यूकोसाइट यानी WBC, ह्यूमन की WBC के अंदर एक एंटीजन होता है, उसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो ये भी आपको मैच करना किसमें, डोनर और रिसिपिएंट दोनों में। क्लियर है? नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा RH कंपेटेबिलिटी ब्लड ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट की भी क्रॉस मैचिंग की जाती है, कई बार रिएक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो ये कॉमन डायग्नोसिस करेंगे किसमें, रिसिपिएंट और डोनर दोनों में। नेक्स्ट, डोनर दो तरह के होते हैं, रिसिपिएंट तो किसी भी तरह का हो सकता है लेने वाला तो, लेकिन डोनर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो होते हैं लाइव डोनर, सबसे बेस्ट यही होते हैं लाइव डोनर, यानी लाइव आदमी, जिंदा आदमी, स्वस्थ आदमी। और ध्यान रखना इसके अलावा और क्रॉस मैचिंग में कोई वायरल कम्युनिकेबल डिजीज, वायरल मार्कर का आते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, ई वगैरह, इसके अलावा HIV कोई या कोई सीवियर कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, आदिवासी में जेनेटिक डिजीज नहीं है, सारी क्रॉस मैचिंग करते हैं। क्लियर है? डोनर दो तरह के, एक तो लाइव डोनर और एक कौन सा, कैडेवर डोनर। कौन सा, कैडेवर। लाइव डोनर वो हेल्थी पर्सन, कैसा पर्सन, हेल्थी पर्सन, जो विलिंगली, ध्यान रखना, अपनी इच्छा से, पैसों से नहीं, पैसों से अगर आपने ऑर्गन दिया तो आप पे केस हो सकता है ह्यूमन तस्करी का, ध्यान रखना। विलिंगली अपनी इच्छा से हेल्थी पर्सन, चाहे वो पेशेंट का नोवन हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसका रिश्तेदार हो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री का, जिसके ऑर्गन रिसिपिएंट से क्या खाते हो, मेज खाते हो। लाइव डोनर जिसकी उम्र 2 साल से लेके 70 साल के बीच हो, यानी किडनी 2 साल से लेके 70 साल तक का कोई भी आदमी डोनेट कर सकता है। 2 साल का बच्चा भी डोनेट कर सकता है और 70 साल तक की उम्र का बूढ़ा आदमी भी डोनेट कर सकता है, अगर उसकी किडनी क्या है, प्रॉपर काम कर रही है और उसको स्वस्थ आदमी है, हेल्थी पर्सन, जिसकी उम्र 2 साल से लेकर 70 साल के बीच में कहीं हो, विलिंगली अपनी इच्छा से अगर डोनेट करे तो ऐसे डोनर क्या कहलाते हैं, लाइव डोनर। और बेस्ट किडनी कौन सी रहती है, लाइव डोनर की, क्योंकि लाइव डोनर की किडनी इमीडिएट काम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइव डोनर की किडनी क्या करती है, लगाते काम करना शुरू कर देती है। कैडेवर की में टाइम लग सकता है। दूसरा कौन सा डोनर होता है, कैडेवर डोनर। कैडेवर डोनर वो डोनर होता है जो हेल्थी तो है लेकिन उसका ब्रेन क्या हो गया, डेड, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्रॉस मैचिंग सब मैच खा रही है, लेकिन उसका ब्रेन हो गया डेड। 2 डॉक्टर, न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन, दोनों मिलके उसकी ब्रेन को क्या करते हैं, डेड घोषित। और अगर उसके घर वाले विलिंगली चाहे, या पेशेंट मरने से पहले आजकल विल पावर लिखता है, यूथेनेसिया लिखता है, अगर वो मरने से पहले खुद लिख के कहे, इलाज कराने से, एडमिट होने से पहले कहे कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर दो, या उसके रिलेटिव कहे आरिवास में, तो आप उस पेशेंट के क्या कर सकते हो, ऑर्गन डोनेट कर सकते हो, कैडेवर डोनर। और कब करते हो, जब उस पेशेंट के ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया टॉप 2 न्यूरोफिजिशियन एंड न्यूरोसर्जन के द्वारा। ऐसे नहीं कि हर कोई आप ब्रेन डेड घोषित करके ऑर्गन भेज दो उसका, ऐसा गलत है। तो बिल्कुल ये MLC है, मेडिको लीगल केस है, मेडिको लीगल केस है तो आपको बिल्कुल प्रूव होना चाहिए मेडिकली, लीगली। और अगर उसका ब्रेन डेड है और उसके घर वाले विलिंग है, या पेशेंट एडमिट होने से पहले उसने ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा जताई है, तो उस पेशेंट की आप क्या ले सकते हो, किडनी। क्या ले सकते हो, किडनी। क्लियर है? चाहे लाइव डोनर हो या किडनी डोनर हो, आपका वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 2 आवर्स में अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हो डोनर से रिसिपिएंट में, तो बेस्ट रिजल्ट है। हालांकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ट्रांसप्लांट करनी होती है, लेकिन सबसे बढ़िया किडनी काम कब करती है, जब या तो ऑन द टेबल इधर से निकाल के इधर लगा दो, या OT में ले जाके, या विद इन 2 आवर्स के अंदर आप लगाओगे तो आउटपुट क्या होगा, बहुत बढ़िया आएगा। हालांकि 6 से 24 घंटे में लगा सकते हैं, मैक्सिमम 6 घंटे में, सॉरी 2 से 6 घंटे में, 2 घंटे में लगाओगे तो बेस्ट रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब जो तुम किडनी लगाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी लगाने से पहले प्री ऑपरेटिव केयर क्या है देखिएगा। प्री ऑपरेटिव केयर, जो रिसिपिएंट है वेरी इंपॉर्टेंट, उसका सबसे पहले तो क्या करो, 2 days बिफोर वेरी इंपॉर्टेंट डायलिसिस करो।
क्यों? अरे कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट बहुत बड़े हुए हैं, उसको एसिड किडनी लगा हुआ, तो वो तो वेस्ट प्रोडक्ट देखते किडनी लगाते ही फेल हो जाएगी। तो पहले उसका डायलिसिस करके उसके ब्लड को क्या रखो, ह्यूमन हेल्थी पर्सन की तरह ब्लड को साफ सुथरा रखो जिसको किडनी लगानी है। इसलिए आपको 2 दिन पहले से आपको उसका क्या करके रखना, डायलिसिस, पूरी तरह उसका ब्लड नॉर्मल ब्लड की तरह होना चाहिए ताकि किडनी रिसिपेंट के 2 दिन पहले डायलिसिस करना है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, रिसिपेंट को ये क्वेश्चन आ चुका 2 दिन पहले, कितने दिन पहले, 48 आवर्स पहले या 2 दिन पहले या 24 घंटे पहले भी लिख सकते हो आप, 24 से 48 घंटे पहले हाई डोज स्टेरॉइड देना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई डोज क्या देना है, स्टेरॉइड। क्यों भाई? ताकि उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाए, कम। क्योंकि तुम जो रिसिपेंट को किडनी लगा रहे हो किसी और की, तो वो उस रिसिपेंट के लिए, जिसको किडनी लगा रहे हो उसके लिए एंटीजन है, और उस एंटीजन के खिलाफ उस रिसिपेंट की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी तो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए किडनी रिजेक्शन को रोकने के लिए जिस पेशेंट को किडनी लगा रहे हो उसकी इम्यूनिटी को क्या करना, सप्रेस। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2 दिन पहले उसको क्या देनी है, हाई डोज स्टेरॉइड थेरेपी। एक क्वेश्चन आ चुका, 2 दिन पहले शुरू करनी है। स्टेरॉइड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर जैसे डेक्सामेथासोन बीटासोन देते हैं हाई डोज में, ताकि उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाए, कम। 2 दिन पहले चालू करना। क्लियर है? सारे पैरामीटर्स वगैरह चेक करना है, ब्लड वगैरह की जरूरत तो ब्लड का अरेंज करना है, स्ट्राइल टेक्निक से पूरा सारे इन्फॉर्म कंसल्ट लेना है। HIV, हेपेटाइटिस बी, जितने भी वायरल मार्कर, जितने भी टेस्ट कराने करा के पूरी तरह से आपको क्या करना, रेडी। इक्विपमेंट, आपकी इकोनॉमिक हेल्थ कंसर्न जो भी लेना हो सब रेडी रखना है प्री ऑपरेटिव में। क्लियर है? ऑर्गन प्रिपेयर करना आपको, साइड प्रिपेयर करना। नेक्स्ट अब देखिएगा इंट्रा ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव पेशेंट को वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी हमेशा चाहे उसकी एक ही किडनी लगाते हैं, और किडनी कब लगाते हैं तो पेशेंट की दोनों किडनियां खराब हो गई, 100% खराब हो गया, तब बिल्कुल नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, चाहे दोनों किडनी खराब हो तो एक ही किडनी लगाते हैं, 2 किडनियां नहीं लगाते। ध्यान रखना, क्योंकि एक एक किडनी लगाओ किसी और की जान बचेगी। एक ही किडनी लगाते हैं रिसिपेंट को, और किडनी जो लगाते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, हमेशा किडनी का लगाई जाती है राइट इलियक फोसा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है कि अगर किसी पेशेंट को तुम रीनल ट्रांसप्लांट करो तो नई किडनी जो लगा रहे हो रिसिपेंट को, जो डोनर से मिली है, वो कहाँ लगाओगे, हमेशा राइट इलियक फोसा में। देखिएगा ये पुरानी किडनी, क्लियर है, और यहाँ पे पुरानी किडनी का जैसे राइट या लेफ्ट है, तो राइट किडनी का क्या लो, रीनल आर्टरी और रीनल वेन लो, और रीनल आर्टरी और रीनल वेन को जो नई किडनी तुमने लगाई है उसके साथ अटैच कर दो। और ये जो नई किडनी लगाई है उसकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन लिख दिया, और इसको कहाँ लगाना है, राइट इलियक फोसा में। चाहे डोनर की राइट हो चाहे लेफ्ट किडनी हो, लेकिन लगाना उसको हमेशा किसमें, राइट इलियक फोसा में। क्लियर है? हमारी बात, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होता है और कोई कारण नहीं, ताकि आसानी से किडनी एडजस्ट हो जाए। प्लस ओल्ड जो किडनी है, जो दोनों किडनियां खराब हो गई है, अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं है तो इन किडनियों को निकालना नहीं है। क्यों? क्योंकि इन किडनियों को तुमने निकाल दिया तो यहाँ पे खाली जगह बनेगी तो ऑर्गन क्या होंगे, हर्निएट होंगे, इधर उधर खिसक जाएंगे ऑर्गन। इसलिए अगर इन किडनियों में दोनों में इन्फेक्शन नहीं है तो इन किडनियों को नहीं निकालना है, और अगर इनमें इन्फेक्शन है तो किडनियों को क्या करना, निकालना, वरना सेप्टिसीमिया हो जाएगा बॉडी में। आ रही बात में? नेक्स्ट, किडनी लगा दी आपने, फिर किडनी लगाते ही आपको तुरंत किडनी लगाते ही किडनी का फंक्शन देखना है। लाइव डोनर है तो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव डोनर के केस में आपको क्या देना है, हाई फ्लूइड IV प्लस डायरेटिक देना है। मैनेजमेंट में क्या दोगे, किडनी लगाते ही हाई फ्लूइड IV प्लस डायरेटिक देना है। क्यों? क्योंकि तुमने किडनी लगा रहे हो, उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होगी तो क्लोट बन जाएगा। हाई फ्लूइड और डायरेटिक दोगे तो ये क्लोट क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और अगर लाइव डोनर है तो वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी लगाते ही 100 ml पर आवर के हिसाब से क्या होना चाहिए, यूरिन आउटपुट। अगर इससे कम आउटपुट है तो तुरंत किसको इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को। ये फर्स्ट नर्सिंग रोल है पोस्ट ऑपरेटिव। क्लियर है? लगाते ही आपको हाई फ्लूइड और डायरेटिक्स देनी, और डायरेटिक्स देने के बाद अगर 100 ml पर आवर यूरिन आउट पा रहा हो तो ठीक है, 100 से कम आ रहा तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि लाइव डोनर की किडनी तुरंत काम करती है। कैडेवर किडनी, ब्रेन डेड आदमी की अगर किडनी लगा रहे हो तो आप 7 दिन तक वेट करें, 7 दिन तक आप वेट करें। अगर यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा तो घबराने की बात नहीं है, डायरेटिक और फ्लूइड देते रहे, और साथ में पेशेंट का क्या करते रहे, डायलिसिस, वरना फिर वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। पेशेंट का डायलिसिस करते रहे, धीरे धीरे किडनी क्या करने लग जाएगी, काम करने लग जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली 7 दिन में काम करने देती, 42 दिन तक आप समय दे सकते हैं, 7 वीक तक। 7 दिन से लेकर 7 वीक तक वेट करें, किडनी काम करने लग जाएगी। अगर नहीं कर रही है तो फिर डॉक्टर को बताएं आप 6 वीक बाद, 42 दिन बाद।
यानी माई पॉइंट 7 दिन से लेकर 42 दिन का समय दे सकते हो, क्योंकि लाइव डोनर में इमीडिएट देखना है आपको। क्लियर है? और अगर कैडेवर डोनर है तो कंटिन्यू आपको क्या करना है, क्या करते रहना है, डायलिसिस। नेक्स्ट, किडनी लगाने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है देखिएगा, सॉरी इंट्रा ऑपरेटिव में देखिएगा। किडनी लगा रहे तो कई बार क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। अरे क्या हो जाता है, सॉरी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पहले बता देता हूं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में किडनी लगाने के बाद आपको पेशेंट को एडवाइस करना है लाइफ लॉन्ग क्या लेनी है, स्टेरॉइड थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे पेशेंट को क्या लेनी है, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी, क्योंकि तुमने पेशेंट को क्या लगाया, किडनी। किसी मरीज को किडनी लगाया, दूसरे किडनी है तो उस पेशेंट के लिए एंटीजन है, और उस पेशेंट के लिए वो एंटीजन है तो उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा तो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अरे ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसीलिए पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए लाइफ लॉन्ग चलेगी इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो स्टेरॉइड थेरेपी चलेगी, इम्यूनो सप्रेसेंट चलेंगे लाइक डेक्सोमेथासोन, बीटामेथोसेन, प्रेडिसोन। क्लियर है? इसके अलावा अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, लंबे समय तक आपको सिटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि आदमी सिटिंग करेगा तो पूरी बॉडी का वजन किडनी पे पड़ेगा, किडनी रिजेक्ट हो जाएगी या खराब हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को हाई फ्लूइड प्लस क्या दे, डायरेटिक्स दे। पेशेंट को क्या दे, हाई फ्लूइड और डायरेटिक्स दे, ये भी ध्यान रखना, डायरेटिक्स और हाई फ्लूइड देना ताकि क्लोट नहीं बने। क्लियर है? नेक्स्ट, पेशेंट को तुम स्टेरॉइड दे रहे हो तो इम्यूनिटी क्या है उसकी, अरे सप्रेस है तो अवॉइड वेरी इंपॉर्टेंट क्राउडी प्लेस और इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, ज्यादा भीड़ में नहीं जाना क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, फीवर वगैरह को अवॉइड करना है, वरना उसकी ग्राफ्ट क्या हो सकता है, रिजेक्ट, इन्फेक्शन लग सकता है ना पेशेंट को। ये थी छोटी छोटी बातें और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं लास्ट टॉपिक रीनल ट्रांसप्लांट में, क्लियर है, ग्राफ्ट रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन। किडनी रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन या इसी को बोलते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। क्लियर है? किडनी रिजेक्शन इज द एग्जांपल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या इसे क्या बोलते हैं, डिलेड रिएक्शन। इट इज इंड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट। ये किस सुना चुका है, किडनी रिजेक्शन किसके द्वारा इंड्यूस होती है, तो टी लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा, टी लिम्फोसाइट क्या करेगी, किडनी को रिजेक्ट। और किडनी रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन, टीबी, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, ये सब किसके एग्जांपल है, टीबी हुआ, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ऑर्गन रिजेक्शन, किडनी रिजेक्शन, ये सब किस तरह की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, टाइप 4, या इसी को क्या बोलते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये डिलेड किसके द्वारा इंड्यूस होती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा। क्लियर है? अब किडनी रिजेक्शन 3 फेज में होती है, देखिएगा। पहला रिजेक्शन होता है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अरे कौन सा रिजेक्शन बच्चों, हाइपर एक्यूट। हाइपर एक्यूट मतलब किडनी लगाते लगाते, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते समय से लेकर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करते समय से लेकर 2 डेज के अंदर। क्लियर है? यानी किडनी लगाने के 2 आवर्स से लेके 2 डेज के अंदर, या तो लगाते लगाते, या लगाने के 2 घंटे में, या लगाने के 2 दिन के अंदर अंदर किडनी अगर रिजेक्ट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। अरे क्या बोलते हैं, हाइपर एक्यूट। 2 आवर्स से लेके 2 डेज तक, कितने दिन तक, 2 घंटे से, या तो लगाते लगाते 0 आवर्स या 2 घंटे, और लगाने के 2 दिन के अंदर अंदर यानी 48 आवर्स के अंदर अगर रिजेक्ट होती है तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होता है। क्लियर है? अरे कोई डाउट है हमारी बात में? दूसरा होता है एक्यूट रिजेक्शन। कौन सा रिजेक्शन, एक्यूट रिजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 डेज से लेके, कितने दिन से लेके, 2 डेज से लेके, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 डेज से लेके 6 वीक तक। कितने वीक तक बच्चों, 42 दिन तक, 1.5 महीने तक अगर किडनी रिजेक्ट होती तो किसे बोलते हैं, एक्यूट रिजेक्शन। और मोस्ट कॉमनली जो रिजेक्शन होते हैं हाइपर एक्यूट, एक्यूट के अंदर सबसे ज्यादा रिजेक्शन कौन से होते हैं, एक्यूट रिजेक्शन। और तीसरा होता है क्रोनिक रिजेक्शन। कौन सा रिजेक्शन, किडनी के, क्रोनिक रिजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी लगाने के 6 वीक से लेकर यानी 42 दिन से लेकर लाइफ लॉन्ग, चाहे 6 महीने हो, 6 साल हो, 16 साल हो, 20 साल हो, उसके बाद अगर किडनी रिजेक्ट होती है तो कौन सी होती है, क्रोनिक रिजेक्शन। 6 वीक के बाद कभी भी रिजेक्ट हो, क्रोनिक रिजेक्शन। 2 दिन से लेके 42 दिन तक एक्यूट रिजेक्शन, और लगाने से लेके 2 दिन तक कौन सा, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। तो 3 स्टेज में क्या होते हैं, किडनी के रिजेक्शन होते हैं। नेक्स्ट
अब किडनी रिजेक्ट हुई है तो साइन सिम्टम क्या आएंगे, ओलिगोरिया आएंगे, किडनी के फंक्शन अल्टर्ड हो जाएंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगा। तो नेक्स्ट देखेगा साइन सिम्टम ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। साइन सिम्टम ऑफ ग्राफ्ट या किडनी रिजेक्शन, क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे किडनी रिजेक्शन के, देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साइन सिम्टम ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन। और साइन सिम्टम की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला है GRAFT, G फॉर ग्राफ्ट टेंडरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी तुमने लगाई, अगर किडनी रिजेक्ट हो गई तो उस किडनी को दबाओगे तो किसी ऑर्गन को दबाने पे दर्द होना क्या कहलाता है, टेंडरनेस। पुश करने पे पेन होना टेंडरनेस कहलाता है। तो किडनी लगाई, अगर किडनी रिजेक्ट होगी तो वो सड़ जाएगी, उसको दबाओगे तो आपको क्या होगा, दर्द होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है कि किडनी रिजेक्ट होने का अर्ली साइन सिम्टम क्या है। तो क्या है बच्चों, ग्राफ्ट टेंडरनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द अर्ली सिम्टम ऑफ किसका, रीनल रिजेक्शन या किडनी रिजेक्शन का, ग्राफ्ट का रीनल टेंडर। R4 रीनल फंक्शन डिमिनिश, किडनी रिजेक्ट हो गई तो किडनी के काम कम हो जाएंगे। A4 एनीमिया होगा, अरे किडनी रिजेक्ट होगी नहीं लगाई, अगर वो काम नहीं करेगी तो एनीमिया होगा, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा। F4 फीवर होगा, पेशेंट को बुखार होगा कि नहीं होगा, ग्राफ्ट रिजेक्ट हो रहा तो इन्फेक्शन हो रहा है। और T4 इंक्रीज T लिम्फोसाइट, और बताओ फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है तो T लिम्फोसाइट के काउंट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। इसके अलावा यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, क्लियर है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। ऐसे सिम्टम आएंगे किसके, किडनी रिजेक्शन के। ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें और टोटल रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर की डेफिनेशन पढ़ी, रीनल फेलियर के टाइप पढ़े, एक्यूट और क्रोनिक। रीनल फेलियर के फिर अपन ने बात करी कोजेस की, एक्यूट रीनल में प्री रीनल, इंटररीनल और पोस्ट रीनल कॉज पढ़े, फिर सीआरएफ के कारण पढ़े, फिर अपन ने एआरएफ के साइन सिम्टम पढ़े, सीआरएफ के साइन सिम्टम पढ़े, फिर दोनों की कॉमन डायग्नोसिस रिलेशन पढ़ी, फिर उनके कॉमन फार्माकोलॉजिकल और जनरल और नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़े, हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट पढ़ा। फिर अपन ने बात करा एक्यूट रीनल फेलियर में डायलिसिस करते हैं एक तरह का, एक कौन सा हीमोडायलिसिस और एक कौन सा पेट्रोन डायलिसिस, उनके इंडिकेशन देखे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे और साइड इफेक्ट देखे, मैनेजमेंट देखा, इनका क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, हीमोडायलिसिस करिए आप तो हीमोडायलिसिस करने से पहले आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्या करना है, विदोल, लाइक डिजोस्किन वगैरह नहीं देनी है। क्यों, क्योंकि डायलिसिस कर रहे हो, अगर उसको बीपी कम करने वाली दवाई दे रहे हो, डायलिसिस का अर्ली साइड इफेक्ट क्या होता है, हीमोडायलिसिस का क्या, हाइपोटेंशन। तो आपको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायलिसिस करने से पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी वो ड्रग नहीं देनी जो बीपी को कम करती है, क्योंकि डायलिसिस से बीपी कम होती है, इसलिए नहीं देनी आपको, क्लियर है। इसके अलावा पेट्रोनियल डायलिसिस पढ़ा, फिर उसके बाद अपने क्रोनिक रीनल फेलियर का मैनेजमेंट पढ़ा, क्या, किडनी ट्रांसप्लांट, कैसे किडनी ट्रांसप्लांट करती है और किडनी अगर रिजेक्ट हो जाए तो किस तरह की रिजेक्ट होती है, क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। और अपन ने पढ़ा कि ग्राफ्ट रिजेक्शन का अर्ली सिम्टम आता है ग्राफ्ट टेंडरनेस। ये थी बच्चों छोटी छोटी बातें और क्या, रीनल फेलियर।